Hello everyone, what's up? I hope you all are doing very well. So this is Aditi and welcome back to my channel Shiva Economic Classes. So in today's video lecture, we will be discussing about one of the most important concept of microeconomics, the law of demand. Let me clear you one thing firstly, my dear students, that after the implementation of CBCS syllabus in your masters, the concept of law of demand is not directly mentioned in your syllabus, but the concept which is directly mentioned in your syllabus is the concept of compensated demand curve. So for understanding the concept of compensated demand curve, you should have to know what is the theory of law of demand. So in this first video, we will be discussing about the law of demand and then we will discuss the compensated demand curve. So firstly, before discussing the concept of law of demand, firstly we will discuss what are the assumptions of law of demand. देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हो तो उसमें कुछ assumptions आती है, जिसमें आता है आपके पास कि आपका जो लेवल ऑफ इनकम है वो कांस्टेंट रहेगा, आपकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर है वो कांस्टेंट रहेगी, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है रिलेटेड विद प्राइजेस कि आपके जो फ्यूचर में प्राइस है घटेगा या बढ़ेगा, वो एक्सपेक्टेशंस जो है कांस्टेंट रहेगी, मतलब किसी भी चीज़ में आपकी कोई चेंज नहीं होगा एंड आपका जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, जो आपके पास सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनका प्राइस आपके पास कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करते हो तो वहाँ आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, दो ही चीज़ों के बीच रिलेशनशिप दिखाया जाता है एंड वो चीज़ें कौन सी है, वो है आपके पास प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमांड आपके पास बताता है कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जब आपके पास इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, सभी चीज़ें जो है कांस्टेंट होगी, उस वक्त प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड आपका कम हो जाएगा एंड प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड आपका बढ़ जाएगा। एंड जो मैंने अभी आपको बताया कि सभी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, अन्य बातें समान होने पर, ठीक है, तो इसको जो है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं सिटरस पेरिबस। मतलब सिटरस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। सो वी कैन से दैट व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम और सिटरस पेरिबस देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे? देखिए, प्राइस आपके पास जब बढ़ता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होती है, डिमांड आपकी जो है कम हो जाती है। ये आपको अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पता है। एंड प्राइस किसी चीज़ का कम हो जाएगा तो आपकी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो कमोडिटी है वो सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो है इसे डायग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है उस कैसे उसका डायग्राम बनता है। ठीक है, तो देखिए यस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर मार्शल ने दिया था 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास दिस इज योर ओ वाई, दिस इज योर ओ एक्स। ओ वाई, ओ एक्स पे आप लेते हो क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओ वाई पे आप लेते हो प्राइस। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओ वाई पे हम प्राइस क्यों लेते हैं एंड ओ एक्स पे क्वांटिटी डिमांडेड क्यों लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, लेकिन देखिए आपके पास क्या होता है कि दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है, जिस पे किसी दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि वो किसी दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है, मतलब अपना इफेक्ट डालता है किसी दूसरे वेरिएबल पे। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि पहले प्राइस चेंज हुआ, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई। ठीक है, तो प्राइस है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्वांटिटी डिमांडेड है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंड है किस पे? प्राइस पे। तो अब देखिए जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ओ एक्स एक्सिस होता है, उस पर आपके पास हमेशा ही डिपेंडेंट वेरिएबल आता है एंड जो आपका वर्टिकल एक्सिस होता है, ओ वाई एक्सिस होता है, उस पर आपका हमेशा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। ठीक है, तो देखिए ये है आपके पास ये डिमांड कर्व डी डी। अब देखिए डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पहले आपके पास प्राइस था ओ पी। ठीक है, ओ पी के बराबर पहले आपका प्राइस था, उस वक्त आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? उस वक्त आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी ओ क्यू के बराबर। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका जो प्राइस है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है कितना? P1 हो जाता है, P1 हो जाता है, तो उस वक्त आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी हो जाती है?
प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़कर OQ1 हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, प्राइस आपका बढ़ जाता है कितना, P2। अब आपका प्राइस कितना हो गया, OP2 हो गया। तो उस वक्त आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कितनी, Q2। अब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, OQ2। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हमारा प्राइस ज़्यादा था तो उस वक्त हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कम थी, एंड जब हमारा प्राइस कम हुआ तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई। तो ये है आपके पास द लॉ ऑफ डिमांड विच स्टेट्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास क्या है कि ये जो डिमांड कर्व है ये नेगेटिव स्लोप में क्यों बनता है, इसके पीछे के रीजंस हमें पता होने चाहिए। देखिए, इसके पीछे जो है 2 रीजंस मेजरली हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है आपके पास इनकम इफेक्ट, एंड दूसरा आता है आपके पास सब्सटीट्यूट इफेक्ट या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम इनकम इफेक्ट देखते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, ठीक है, उस वक्त जो है आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए आपकी पर मंथ इनकम है 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ आपकी पर मंथ इनकम है, जिसमें से आपका जो एक्सपेंडिचर है आप 70 रुपीज़ खर्च कर देते हो किसी भी चीज़ पे, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है आप 70 रुपीज़ में परचेज करते हो। फिर आपके पास कितना बच जाता है, आपके पास बच जाता है 30 रुपीज़। अब जो ये 30 रुपीज़ है आपके पास, ये है आपकी रियल इनकम, ठीक है, रियल इनकम। अब जो रियल इनकम होती है वो क्या होती है, रियल इनकम होती है आपके पास टोटल इनकम में से जब हमारा एक्सपेंडिचर हम घटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो जो हमारे पास बचता है वो हमारी रियल इनकम होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अभी हमारी रियल इनकम कितनी है, 30 रुपीज़। अब मान लीजिए कि आपकी जो कमोडिटी है जो आप पहले 70 रुपीज़ में लेते थे, अब उसका प्राइस कम हो गया है, और अब उसका प्राइस कितना हो गया है, 50 रुपीज़। अब 50 रुपीज़ के प्राइस होने से आपकी जो रियल इनकम है वो कितनी हुई, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, ठीक है। तो 50 आपके पास हो गई आपकी रियल इनकम। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्राइस कम हुआ, ठीक है। प्राइस किस चीज़ का कम हुआ, जो पहले आप 70 में लेते थे अब 50 में लेते हो, तो इसका मतलब आपका प्राइस जो है कम हुआ। प्राइस के कम होने से रियल इनकम आपकी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 20 रुपीज़ आपकी रियल इनकम बढ़ गई। अब जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या चाहोगे कि कुछ एक कमोडिटीज़ जो आपको परचेज़ करनी है लेकिन आपके पास पहले इनकम नहीं थी, अब आपके पास वो इनकम आ गई है जो आप 20 रुपीज़ में ले सकते हो। अब आप क्या करोगे कि अब आप जो है डिमांड को बढ़ा दोगे। क्यों, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। तो परचेजिंग पावर आपकी क्यों बढ़ी, क्योंकि आपकी रियल इनकम बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बात क्लियर हुई ना कि प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस कम होगा, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो ये है आपके पास पहला रीज़न बिहाइंड द नेगेटिव स्लोप्ड डिमांड कर्व। अब है आपके पास सेकंड रीज़न बिहाइंड नेगेटिव स्लोप्ड डिमांड कर्व, वो है आपके पास सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में आपके पास क्या होता है कि मान लीजिए 2 सब्सटीट्यूट गुड्स है, चाय एंड कॉफ़ी, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी। मान लीजिए टी का प्राइस कम हो जाता है, तो वो लोग जो पहले कॉफ़ी पीना पसंद करते थे अब वो भी टी पीने लगेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अब टी जो है सस्ती हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कमोडिटी जो आपकी रिलेटेड गुड थी, जो आपकी सब्सटीट्यूट गुड थी, उसके प्राइस के कम होने से आपकी जो डिमांड है वो चेंज हो गई है, डिमांड जो है आपकी इंक्रीज हो गई है। तो ये है आपके पास सेकंड रीज़न बिहाइंड द नेगेटिव स्लोप्ड डिमांड कर्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मास्टर्स एज वेल एज योर UGC नेट, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास आता है कि कुछ एक ऐसी सिचुएशंस होती है जब आपकी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है, और उन सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब हिंदी में होता है अपवाद, एंड अपवाद का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जब आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव स्लोप में नहीं आता, मतलब जब आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है और आपका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप में ना बन के आपका पॉजिटिव स्लोप में बनता है। पॉजिटिव
स्लोप यही होता है ना आपके पास, देखिए डी, जिसमें क्या होता है कि प्राइस आपका बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। लेकिन आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी घट जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, वो जो है कुछ इफेक्ट की वजह से ऐसी सिचुएशंस आती है। एंड वो इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपके पास आता है वेबलिन इफेक्ट, देन आपके पास आता है गिफेन पैराडॉक्स भी इसको बोलते हो। उसके बाद आपके पास आता है बैंडवैगन इफेक्ट, उसके बाद आता है आपके पास स्नोब इफेक्ट, SNOB, स्नोब इफेक्ट, ठीक है। स्नोब इफेक्ट। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है वेबलिन गुड्स या फिर वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन गुड्स कौन सी गुड्स होती है? ऐसी कमोडिटीज़ जिससे आपकी सोसाइटी में वैल्यू बढ़ती है, जिससे आपकी सोसाइटी में आपकी इमेज बढ़ती है या फिर प्रेस्टीज बढ़ती है। जैसे कि आपके पास लग्जीरियस कार्स हो गई या फिर आपके पास महंगे महंगे गहने हो गए, ठीक है ना। जो ज्वेलरी होती है उसको लाने से क्या होता है कि सोसाइटी में आपकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इन कमोडिटीज़ का प्राइस जितना ज़्यादा होगा उनकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में हमारी इमेज बढ़ जाएगी अगर हम महंगी चीज़ें लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से भी आपकी डिमांड जो है कम नहीं होती है। एंड एक बात याद रखनी है कि वेबलिन इफेक्ट जो है, वेबलिन गुड्स जो होती है, उसको हम कॉन्स्पिशियस कंजप्शन भी बोलते हैं। तो जब भी आपके पास कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का कॉन्सेप्ट कहीं देखने को मिले तो उसका मतलब होगा कि आपके पास जो है वेबलिन इफेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो सेकंड आता है आपके पास गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स जो है ऐसी घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती है जिसमें क्या होता है कि आपका जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि घटिया क्वालिटी की वस्तुएं, बहुत ज़्यादा घटिया जो वस्तु होगी उसमें क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि नो, आई डोंट हैव टू परचेज दिस, बिकॉज अगर हम इसे लेते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि इतनी सस्ती वस्तु आपने ले ली, ठीक है ना, इतनी सस्ती कमोडिटी आपने परचेज कर दी। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके प्राइस इंक्रीज होता है, थोड़ा सा इनका प्राइस जो है बढ़ जाता है, तो उस वक्त इनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये होता है आपके पास गिफेन गुड्स। उसके बाद आता है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या बताता है कि जब कमोडिटी इसलिए परचेज की जाती है क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले लोगों ने, आपके जो नेबर्स हैं, उन लोगों ने भी उस कमोडिटी को लिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कोई गाड़ी आती है, कोई एक पर्सन एक कार परचेज करता है, तो सबके मन में ये होता है कि नो, ही हैज़ परचेज द कार, नाउ आई ऑल्सो हैव टू परचेज दिस कार, ठीक है ना। तो मुझे भी अब गाड़ी लेनी है। उनको ये पता नहीं होता कि उनकी इनकम है या उनकी इनकम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लोगों ने ली है इसलिए उनका भी मन करता है कि हमें भी लेनी है। ये एक जनरल चीज़ है जो सोसाइटी में हमेशा इम्प्लीमेंटेड होती है। इसे कहते हैं हम बैंडवैगन इफेक्ट। जब कोई कंज्यूमर इसलिए कमोडिटी की डिमांड करता है क्योंकि उसके किसी दूसरे लोगों ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने जो है उसको डिमांड किया है, तो उसे हम कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। फिर आता है हमारा स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट में आपके पास होता है कि कुछ एक ऐसी कमोडिटीज़ होती है जो इकोनॉमी में बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम लोगों के पास पाई जाती है। तो जब आपके पास ऐसी कमोडिटी होगी तो क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो समाज में अलग हो जाएगी। आप डिफरेंट लगोगे समाज में कि हाँ, इसके पास वो चीज़ है जो किसी के भी पास नहीं है, ठीक है ना, या फिर बहुत कम लोगों के पास है। तो इकोनॉमी में, अपनी सोसाइटी में डिफरेंट दिखने के लिए, एक्सक्लूसिव दिखने के लिए, ज़्यादा ऊंचा दिखने के लिए जब आप किसी कमोडिटी की डिमांड करते हो तो उसको हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट। इसमें भी क्या होता है, कमोडिटी चाहे जितनी महंगी है, प्राइस चाहे उसका जितना ज़्यादा है, आप उसकी डिमांड को बढ़ाते ही रहते हो, डिमांड कम नहीं होती है, ठीक है। तो जब ये इफेक्ट आपके पास काम करते हैं तो आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव स्लोप होने के बजाय आपका पॉजिटिव स्लोप में बनता है, और इसे ही आप कहते हो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेटेड डिमांड कर्व, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा।